हर किसी के जहन में आदत इंस्टॉल्ड रहती है ब्रेन सेल्स में शुरू से ही कि ये किस शख्स की आवाज़ आ रही है बैकग्राउंड पर। तो उस वीडियो पर जो है वो कोई यकीन नहीं करता है। और क्योंकि बेसिक फिजिक्स में ये साउंड का सब्जेक्ट है तो आपको ये तो पता चलना चाहिए कि आपके मोबाइल या फिर डेस्कटॉप या फिर टीवी के लाउड स्पीकर में किस शख्स की आवाज़ आ रही है और कौन ये माइक्रोफोन से जो है वो कौन ये इस चीज़ को जो है वो आपके सामने ये इस पीवी लॉग को जो है वो प्रस्तुत कर रहा है। तो आप इस वेबसाइट मीडिया में उस शख्स को देख रहे हैं। जी हाँ, ये मेरी आवाज़ है और आज इसी आवाज़ों के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मेरा नाम है राहुल रगारे और आप देख रहे हैं प्रेजेंटेशन वीडियो लॉग, जिसमें आपके सामने फिजिक्स का अगला अध्याय आवाज़ के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता हूँ। As per the schooling academics, it is very true that before sound topic, we need to learn something about simple harmonic motion, SHM. SHM आपको दिखाई देती है स्कूल्स के किसी लैब में या फिर फर्स्ट ईयर ऑफ द इंजीनियरिंग के सबसे डरावने सब्जेक्ट अप्लाइड फिजिक्स में के लैब में एज अ थ्रेड ऑपरेटर्स में रस्सी के जरिए आप जो है वो स्टैंडिंग वेव्स को देखते हैं। बट एज आई टोल्ड यू, साउंड भी एक वेव होता है, उसमें भी ऐसे टर्म्स आपको दिखाई देते हैं, लेकिन साउंड्स वास्तव में आपको दिखाई नहीं देता है। हाँ, बेशक वो अलग बात है कि आप इसको जो है वो म्यूज़िक के इक्वलाइजर्स या फिर कंप्यूटर में आप एज अ किसी सॉफ्टवेयर के ज़रिए आप जो है वो वेव फॉर्म्स को आप देखते हैं, पर बेशक आपको ये आवाज़ें सुनाई देती है म्यूज़िक के रूप में, नॉइज़ के रूप में, वाइब्रेशंस के रूप में। एज पर द मैकेनिकल इंजीनियरिंग, वाइब्रेशन एज अ एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट होता है, बट एज अ हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में ये पूरा का पूरा साउंड एक सोल टर्म होता है, जिसको हम वेवफॉर्म्स के तौर पर हम जो है वो देखते हैं। इम्पल्स, स्टेप, रैम्प, पैराबोलिक, एक्सपोनेंशियल कर्व। और फर्स्ट ईयर ऑफ द इंजीनियरिंग में एज अ कम्युनिकेशन स्किल एक सब्जेक्ट होता है, जिसमें हम सामने वाले से ये सिखाया जाता है कि कैसे हमको आदर सत्कार और शिष्टाचार की भावना से, किस लहजे से हमको सामने वाले से बात करना चाहिए एज अ प्रेजेंटेशन स्किल। तो इसे हम आवाज़ कहते हैं, साउंड्स। चलिए बिना समय गवाए इस वीडियो के उद्देश्य को आगे बढ़ाता हूँ। अगर दिए गए समय अंतराल एक पोजीशन से मान लीजिए शुरू किया, वो समय खत्म होने के बाद वापस से घूमकर वही आया, फिर उसी समय के अंतराल में वही चीज़ घूमकर वापस आया और फिर से उसी पॉइंट से शुरू हो, तो उसे पीरियोडिक मोशन या फिर हार्मोनिक मोशन की संज्ञा दी जाती है। जैसे आपके घर में दीवार घड़ी, मान लीजिए 10 बजे वो और एंड उसी पोजीशन में, यानी दिन में वो 1000 आवर्स कहलाता है 24 घंटे के क्लॉक फॉर्मेट में। अगर वो काटा 12 घंटे बाद 10 बजे आ जाता है, पर इस बार वो 2200 आवर्स कहलाएगा, यानी रात में। फिर वहीं से शुरू होकर 12 घंटे बाद अगले ही दिन सुबह 10 बजे वही काटा, यानी कि 1000 आवर्स में आ जाता है। ये एक पीरियोडिक मोशन का उदाहरण है। एक और उदाहरण के तौर पर अगर आपको बताऊं तो सूरज के घूमने वाले बिहेवियर के कारण पृथ्वी शक्तिमान जैसा जो है वो 365 डेज गोल गोल घूमकर वापस उसी पोजीशन पे आना और फिर से वही शुरू होना, ये पीरियोडिक मोशन का एग्जाम्पल होता है। अभी तो मैंने आपके सामने गोल गोल मूवमेंट की बात की। अगर मान लीजिए उस गोल गोल वाले मूवमेंट को हटा दूं तो उस पोजीशन से इर्द गिर्द होने वाला मूवमेंट, टू एंड फ्रो मोशन होता रहे एक प्लेन में, तो वो 90 डिग्री में भी आगे पीछे हो रहा है और बार बार उसी पोजीशन से, यानी मीन पोजीशन से गुजरते हुए बार बार वो रिपीट कर रहा है, तब पीरियोडिक ना होकर अब वो ऑसिलेटरी मोशन या फिर वाइब्रेटरी मोशन कहलाता है। जैसे घर में लगे नॉस्टैल्जिक पेंडुलम वाले वॉल क्लॉक, जो अपने मीन पोजीशन से दाएं बाएं बार बार हिलता डुलता है। इस चीज़ को स्टेबल इक्विलिब्रियम, जैसा वर्क एनर्जी पावर वाले पीवी लॉग में मैंने बताया था, मेक नो मिस्टेक अबाउट इट, बिकॉज उसमें वो मीन पोजीशन में रुक जाता था, मगर यहाँ पर वो स्पेसिमेन रुक नहीं रहा है, वो लगातार टू एंड फ्रो मोशन जो है वो करता रह रहा है। इसमें तो दिखाई देता है वाइब्रेशन, वो बार बार जो टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है। एक और एग्जांपल बताओ तो इंडिया में जो स्टेट हाईवे में 2 लेन की सड़कें जो रहती है, जिसमें लेफ्ट और राइट 2 एक्सट्रीमिस्ट रहते हैं और बीच में एक लेन रहती है, तो वो लेन आपकी मीन पोजीशन कहलाता है। मगर हम क्या लेफ्ट राइट होते हुए रोड में कार ड्राइव करें एज अ रेकलेस ड्राइव? नहीं, ये लेन
रोड का एक पार्टीशन होता है ताकि राइट में ही हम ड्राइव कर सकें और ऑन कमिंग यानी कि लेफ्ट लेन में आती हुई व्हीकल्स को गुजरने दें। ये हमारी ट्रैफिक इंटेलेक्ट कहलाती है, ट्रैफिक रूल्स कहलाते हैं इंडिया के अकॉर्डिंग। अभी मैंने ये दोनों चीज़ें बताई, पीरियोडिक मोशन और ऑसिलेटरी मोशन। अब उस एक ऑसिलेशन को करने में कितना समय, टाइम ड्यूरेशन उसको लगा, उस चीज़ को टाइम पीरियड कहते हैं। अगर उस टाइम पीरियड को उल्टा कर दे तो वो एक सेकंड में कितने ऑसिलेशंस जो है वो हुए, जैसे कि मान लीजिए आप एक घंटे में कितने ऑसिलेशंस उसने जो है वो कवर अप किया, इस चीज़ को फ्रीक्वेंसी कहते हैं, जिसकी एसआई यूनिट हर्ट्ज में होती है। अब ये पीरियोडिक या ऑसिलेशन एक डिस्टर्बेंस के रूप में बिना किसी माध्यम के रुकावट से एनर्जी के रूप में महसूस होती है या दिखाई भी देती है, उसे वेव्स कहते हैं। जो दिखाई देती है जैसे समुंदर की लहरें, जो महसूस होती है पॉलिटिशियन के नाम की लहर ऑफ कोर्स, जो नहीं दिखाई देती है उसे हम जैसे इंजीनियर्स या फिर टेक्निकल या फिर साइंस एस्पिरेंट्स मैथमेटिकल फॉर्म के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। जो सुनाई देती है वो आप सुन रहे हैं, मेरी साउंड एक तरह के वेव होती हैं। अगर जनरल नॉलेज की दृष्टिकोण से बात करूं तो ये वेव्स दो तरह की होती हैं। अगर उस वेव को आगे बढ़ने के लिए, संचार करने के लिए मीडियम या फिर चैनल की आवश्यकता होती हो, जैसे सॉलिड, लिक्विड या गैस मीडिया, उस चीज़ को मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। जैसे स्प्रिंग का हिलना डुलना, इंसानों की आवाज़, जैसे आप मेरी आवाज़ एट प्रेजेंट आप सुन रहे हैं। अब अगर मान लीजिए उस सॉलिड, लिक्विड, गैस, उस फिजिकल मीडिया को हटा दें, बिना मीडिया के अगर वो वेव्स का संचारण अगर मान लीजिए हो रहा है, वैसे इस तरह के संचारण के लिए आपको बिकॉज ऑफ द पृथ्वी के अंदर जो जायंट बहुत बड़ा मैग्नेट होता है, इसकी मदद से इन वेव्स को पृथ्वी के सतह पर, जो कि एटमॉस्फेयर में ये वेव्स जो कि दिखाई नहीं देते, उसे हम नॉन मैकेनिकल वेव्स या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी कहा जाता है। बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ एनर्जी इवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन स्प्रेड इन द अर्थ एटमॉस्फेयर in the form of the electric field and the magnetic field. Both fields are perpendicular to each other, and because of this perpendicular phenomena, the propagation waves are creating. अगर वो ह्यूमन कंफर्टेबल फ्रीक्वेंसी के अंदर रहे तो वो हमें टीवी सिग्नल या फिर मोबाइल कम्युनिकेशन सिग्नल्स के रूप में मिलती है। अगर ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हुई तो हमारी ब्रेन सेल्स को नष्ट भी कर सकता है, विच विल डेफिनेटली कॉज द ग्रेट हार्म टू अस। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या तो लाइट के फॉर्म पर होती है या तो हीट के फॉर्म पर होती है, या फिर वो उस तरह की मोबाइल सिग्नल्स के तौर पर होती है जो जैसा आप मेरी इस वीडियो को इंटरनेट स्ट्रीम में आप देख रहे हैं। यही तो अदृश्य वेव इस नॉन मैकेनिकल वेव्स का एग्जाम्पल है। और क्योंकि मेरा बैकग्राउंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरीज में ही रहा है, जिसमें मैंने कई सारी चीज़ें पढ़ी थी, अगर यही नॉन मैकेनिकल वेव्स की कुछ प्रॉपर्टी बताऊं तो इसके अंदर जो है वो 5 तरह की प्रॉपर्टीज सम्मिलित हैं। If I talk about the first property of the non-mechanical waves, ये waves हमेशा न्यूट्रल रहती है। In reality, एक बार अगर ट्रांसमिटिंग एंटीना से हमने खुले आसमान पर छोड़ दिया तो वो EM वेव्स हमेशा तलाश करेगी किसी न किसी पर एक्सपोज या टर्मिनेट करने के लिए, आखिरी पॉइंट पर। बिकॉज ऑफ दैट दे आर मूविंग ईजिली इन द गाइडेड मीडिया, जैसे ट्रांसमिशन लाइन और तरह तरह के माइक्रोवेव इंजीनियरिंग के गाइडेड मीडियाज़ में। इस गाइडेड मीडिया को ट्रांसवर्स मीडिया भी कहा जाता है और उसी कारण से ये चीज़ जो है वो ट्रांसवर्स वेव भी कहलाती है। इनकी स्पीड लाइट के बराबर होती है, c = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू हर एक इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के हर एक एस्पिरेंट्स को याद होना चाहिए, क्योंकि पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी इसी वैल्यू पर निर्भर है। क्योंकि इस तरह की वेव्स में एनर्जी और मोमेंट जैसी फिजिकल क्वांटिटीज़ के कारण हीट एंड लाइट एनर्जी के रूप में हम इंसान महसूस करते हैं। पूरी की पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की थ्योरी की रचना जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने की है। इन्हीं सिद्धांतों को हम इंजीनियर्स पढ़ते हैं। बट एज आई टोल्ड यू, मैं इस चैनल में कोई एडवांस चीज़ें जो है वो नहीं बता सकता। बस मैं इतना बता सकता हूँ कि असल ज़िंदगी में इन चीज़ों की क्या इंपॉर्टेंस है। तो अब तक मैंने जितना भी भाषण दिया, हम सब असल ज़िंदगी में इस तरह के तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को महसूस करते हैं। मेरी टेक्निकल एस्पिरेंट से रिक्वेस्ट है कि जो इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लें, ये चीज़ बहुत काम आएगी। थोड़ा मेरी आवाज़ को अगर इस वीडियो के टॉपिक के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, तो ये मैकेनिकल वेव्स दो तरह की होती है। इन मैकेनिकल वेव्स में वाइब्रेशन को ही सबसे ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। पहला, अगर वो पार्टिकल मीडिया जैसा कि सॉलिड, लिक्विड, गैस बताया था,
उसमें अगर एक डायरेक्शन पे वाइब्रेट करता रहे तो उसे लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स बोलते हैं। जैसे मेरी आवाज़ जो मैं बोल रहा हूँ अपने गले से, आपके मोबाइल फ़ोन के लाउड स्पीकर से वो आवाज़ आ रही है। इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज़ कीजिए कि आपका मोबाइल यानी कि मेरी आवाज़ का सोर्स लेफ्ट हैंड साइड पर है और आपके इस वीडियो की देखने और सुनने वाले आप दर्शक जो है वो राइट हैंड साइड पर है और इन दोनों की डिस्टेंस मान के चलिए कि 48 इंच दूर है। तो जिस एरिया पर आप रह रहे हैं, जिस रूम पे आप रह रहे हैं, उसमें गैस में कई सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है वो रहते हैं जो एक दूसरे की दूसरी चीज़ों को ढकेलने की कोशिश करते हैं। तो सपोज़ कीजिए कि मैं यहाँ से शुरू किया बोलना, तो ये मेरी आवाज़ को क्या करेगा, गैस पार्टिकल पुश करेगा। मान लीजिए यहाँ पर एक बैरियर है जो कि एक पार्टिकल है, तो ये पार्टिकल उसको धक्का लगाया, फिर उसके बाद जो है ये पार्टिकल उसको मेरी आवाज़ को आगे धकेलते हुए ले जाएगा। फिर वहाँ से एक और आवाज़ आएगी जो कि बोलेगा कि पुश करते करते मेरी आवाज़ को आगे ले जा, चल आगे ले जा। तो फिर उसके बाद जो है वो मेरी आवाज़ को फिर वो उस चीज़ को धकेलेगा और फिर उसके बाद में जो है ये पीछे वाला फिर उसको पुश करने की कोशिश करेगा और ऐसे ऐसे करते करते अल्टीमेटली आपके कानों तक मेरी आवाज़ जो है वो आपकी पहुंच जाती है। अब सपोज ये मैंने 48 इंच का मैंने सिनेरियो बताया। अब इस 48 इंच की जगह आप 200 मीटर की दूरी पर रखिए। क्या आपको लगता है कि मेरी आवाज़ आप जिस मोबाइल फ़ोन से आप मेरी आवाज़ को देख रहे हैं, क्या वो अब पहुंच पाएगी? नहीं। आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक बहुत बड़ा हाई रेजिस्टेंस फ्रीक्वेंसी का लाउड स्पीकर आपको जो है वो लगाना पड़ेगा। जैसे म्यूज़िक सिस्टम के लाउड स्पीकर आपके रहते हैं, उसमें वॉल्यूम आपको बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके मेरी आवाज़ 200 मीटर दूर तक पहुंचेगी। ये तो मैंने आपका मोबाइल का सिनेरियो बताया, लाउड स्पीकर का सिनेरियो दिखाया। ये साउंड आपको दिखाई नहीं देती। इसको और अच्छे से देखने के लिए आपको एक पैरेलल स्प्रिंग्स का आप एग्जांपल ले लीजिए। उसमें जो है वो कैसे वो एक दूसरे के ऊपर स्प्रिंग्स जो है वो वाइब्रेट करते रहते हैं एक लाइन पर। इसे लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स कहते हैं। अब यही वेव्स चलते हुए डायरेक्शन में परपेंडिकुलर क्रेस्ट या ट्रफ बनाती है। जैसे स्टैंडिंग वेव में आप फर्स्ट ईयर ऑफ द इंजीनियरिंग में अप्लाइड फिजिक्स में आप देखते हैं, या फिर कई सारी बुक्स में भी 11th की बुक्स में आप जो देखते हैं। इस तरह की वेव्स को ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। एक रस्सी को पकड़ो, दोनों तरफ से बांधो और किसी भी एक्सट्रीम एंड से उसे डिस्टर्ब करके देखो उंगली से, तो कैसे वो ऊपर नीचे होती हुई वेव्स आपको जो है वो दिखाई देती है। अगर आपकी आंखें, काश आपकी आंखें जो है स्लो मोशन होती तो आप इजीली आप उस वेव्स को देख सकते, लेकिन हम फिजिकली फर्स्ट ईयर के लैब में हम जो है इस चीज़ को देखते हैं। वो जो बीच में आपका गैप जो दिखता है उसमें टाइम ड्यूरेशन जो ख़त्म होता है, उसमें आपका जो है वो मैक्सिमा दिखता है। उस चीज़ को हम नोड बोलते हैं। पानी भरे हुए तालाब में अगर पत्थर फेंकते हैं, परपेंडिकुलर गिराए, तो कैसे वो सर्कुलर वेव ऊपर नीचे उभरती हुई बाहर निकलती है। ये ट्रांसवर्स वेव के एग्जाम्पल्स हैं। ये वेव्स दोनों में कॉमन है, मैकेनिकल वेव्स में भी और नॉन मैकेनिकल वेव्स यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में भी, जो नहीं दिखाई देती है। इसे किसी व्यूइंग एक्सपेरिमेंट डिवाइसेस या फिर कंप्यूटर के इस वेव फॉर्म्स को जो है आप देखते हैं। तो मैं ज़्यादा बातें साउंड वेव्स को ही एज अ रेफरेंस मान के चलूँगा। अब इसमें कई सारे टॉपिक्स रहते हैं, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, पिच और कई तरह के टर्मिनोलॉजीज आपको रहते हैं, बट ये बातें सारी की सारी अगले पार्ट में होगी। फिलहाल के लिए मेरी तरफ से इतना ही। ये मेरे पीवी लॉग के 5वें हिस्से का पहला हिस्सा था। अगले पीवी लॉग में इसका अगला हिस्सा आपके सामने लेकर मैं आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, यूट्यूब वेबसाइट मीडिया आपके लिए है, जिम्मेदारी से इसका इस्तेमाल कीजिए। खुशियाँ फैलाइए, अफवाहें नहीं। This was Rahul Raggare. Thank you very much for watching this video. Have a nice day.